आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम डेली 9 बजे डिस्कस करेंगे फिजिक्स को। और ये जो क्वेश्चन होंगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखिएगा, डेली आप क्लास नोट्स भी बनाते रहिएगा। और जितने लोग भी जुड़ते हैं सेशन में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, ठीक है। और हाँ, मुझे आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि याद रखना, ज़िंदगी में पढ़ाई भी एक ही बार करना है। यदि आपको आज ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी लोग की लाइफ अच्छी चल रही है, वो लोग बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ भी सब लोग थे जो कि मस्ती करते थे, इंजॉय करते थे, वो आज भी मस्ती ही कर रहे हैं, है ना। बीटेक करके, एमटेक करके आज भी मतलब बेरोजगार घर पे ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय का यूज नहीं किया। आप अपने समय का यूज करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, अपना खुद का सपना पूरा करो, अपनी ज़िंदगी को बनाओ। यदि आज आपने मेहनत नहीं किया मेरे दोस्त, तो बहुत लेट हो जाएगी। याद रखना, कोई साथ नहीं देता। हम मानते हैं ठीक है, आपके माँ बाप आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कब तक? मानते हैं आपके भैया, आपके फैमिली, आपके परिवार वाले सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आएगा, सब लोग जरूर कहेंगे भाई तू कोई ना कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। जब नहीं हो रहा तुम्हारे से, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा, तो कोई ना कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो इसलिए पूरे शिद्दत के साथ तैयारी करो, ठीक है। जान लगा दो या फिर जाने दो। माँ, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। चलो दोस्तों, इसी कोड के साथ हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने लोग भी जुड़े हैं, वैशाली मैम, पिंकी मैम, राकेश जी, विदित जी, और हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ओम सर, गोविंद सर, ज्ञान सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आई होप कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा बेस्ट होगा। आज भी आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत छोटा कर लूँ पहले। तो पहला सवाल ये रहा आपके पास कि क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। जल्दी बताइए सब लोग इसका आंसर। जितने लोग को आंसर पता होगा जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में आप ये भी बताइए कि जो वास्तविक वस्तु होता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। देखिए, जो प्रतिबिंब होता है हमारे पास, प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है। एक हमारे पास होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, डिफिनीशन आप याद रखना, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है रियल इमेज, है ना। एक होता है हमारे पास, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है, मतलब काल्पनिक होता है। रियल वास्तविक इमेज वो इमेज होता है जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें यदि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात बिल्कुल नहीं समझ में आई, चलो फिर से समझते हैं। ये देखिए फिर स्लाइड पे, समझना ही सब कुछ है मेरे दोस्त। ये देखो ध्यान से, हमने बना दिया एक दर्पण। क्या बनाया हमने, एक बना दिया दर्पण। ये ध्यान से देखो, ये दर्पण है हमारे पास। एक ऐसा ए हमारे पास हो गया, M1 हो गया, ए हमारे पास M2 हो गया, इसका ध्रुव P हो गया। यहाँ से हमने खींच दिया लाइन। ये जो हमारे पास लाइन होगा, ध्रुव होगा, ये होगा हमारे पास क्या, फोकस दूरी, ये होगा हमारे पास वक्रता केंद्र, ये होगा हमारे पास अनंत। कोई ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली किरण, ये जो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ध्रुव है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और समांतर जाने के बाद कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी जरा बताओ। वो यहाँ से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। ये पहला किरण हो गया। दूसरे किरण की बात करते हैं, तो इमेज बनाने के लिए हमारे पास दो किरण की आवश्यकता होती है। तो दूसरा किरण क्या होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, ये मतलब क्या था हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट था। और ये क्या होगा हमारे पास, ये फोटो होगा। ये क्या होगा हमारे पास, फोटो। ये क्या होगा हमारे पास, फोटो होगा। तो आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रतीत वर्ड यूज हो जाए, इसी में रेलवे में सब लोग फंस गए थे। जब प्रतीत वर्ड यदि यूज हो जाए, समझना कि प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो आभासी होगा, आभास आप कर रहे हो। वास्तविक, जब किरणें वास्तव में अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में जब मिलती हैं, तो वो क्या होती हैं, आभासी
नहीं वास्तविक होती हैं, है ना। ये बातें याद रखना, जब वास्तव में मिलेंगी तो वहाँ पे हमेशा वास्तविक होगा, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या होगा, हमारे पास एक आभासी प्रतिबिंब होगा। आई होप यहाँ पे प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमारे पास दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक आभासी, दूसरा वास्तविक। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस अपने सवाल पे चलते हैं। तो हमारा सवाल फिर से कह रहा है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, कनकेव मिरर्स, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो हमेशा याद रखना कि वास्तविक वस्तु का आभासी हमेशा प्रतिबिंब किस में बनता है, ये समतल दर्पण में बनता है। याद रखना, अरे वही समतल दर्पण है क्या, जिसकी फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी अनंत है, क्षमता क्या है, क्षमता शून्य है। और समतल दर्पण के पास में यदि कोई व्यक्ति है जो कि v वेग से चल रहा है तो उस दर्पण में क्या दिखाई देगा, 2 भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ में जो समतल दर्पण में, समतल दर्पण को यदि आप थीटा कोण पे घुमाएंगे तो कितना घूम जाएगा, 2 थीटा घूम जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो दर्पण होते हैं हमारे पास, दर्पण 3 तरह के होंगे। क्या, कौन सा एक होगा, एक हमारे पास होगा समतल दर्पण, एक होगा उत्तल दर्पण, एक होगा हमारे पास अवतल दर्पण। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक हमारे पास अवतल दर्पण। ठीक है, एक टेलीफोन, टेलीफोन याद रखना, टेलीफोन क्या है हमारे पास, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल। अरे रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है, किसने किया था, ग्राहम बेल। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, रांटजन ने। किसने, रांटजन ने। मैंने कई बार बता चुका हूँ, एक्सरे का किसमें हम यूज करते हैं, शल्प चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में हम लोग यूज करते हैं। जब हमारे पास कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि हम एक्सरे करवाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सरे हड्डी में, मांस में, सब में चला जाता है, लेकिन हड्डियों को प्रवेश नहीं कर पाता, हड्डियों से निकल नहीं पाता, इसलिए वहाँ का वो क्या बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। आई होप यहाँ तक फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, पिंकी मैम, वैशाली मैम, राकेश जी, विदित, प्रभाकर, चलें आगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये रहा हमारे पास, जल्दी बताइए दूसरा सवाल। ए मिरर इज ऑलवेज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है, जल्दी बताइएगा। देखिए, वास्तविक वस्तु का, यहाँ पे वास्तविक वस्तु पूछ दिया है, हमेशा मतलब ऑलवेज का वर्ड यूज कर दिया है, ऑलवेज, हमेशा सीधा, है ना। देखो कुछ कंडीशन ऐसे होती हैं कि जब हमारे पास अवतल दर्पण में भी, याद रखना कंडीशन, अरे उस कंडीशन को रट लो यार, यही तो सबसे की पॉइंट है, समझो। जब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा रहता है अवतल दर्पण में, तो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन हमेशा जब बोल दे तो याद रखना वो होगा हमारे पास समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या होगा हमारे पास, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, दर्पण में उतना ही वस्तु के पीछे बनता है। ये बात आप याद रखना। और यही वजह है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो गाड़ी होते हैं, मोटर चालक होते हैं, बाइक होता है, स्कूटी होता है, उसको पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप पास नहीं ले पाओगे, आप साइड में घूम नहीं पाओगे, है ना, अपनी स्पीड कितना मेंटेन करना है आप ये नहीं कर पाओगे। और याद रखना, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दर्पण में उतना ही पीछे बनता है। आप इस बात को भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो समतल दर्पण हुआ और उत्तल दर्पण, यहाँ तक फंडा बिल्कुल क्लियर हुआ। और याद रखना, जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो 2 ही नियम हो सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा हमारे पास परावर्तन का नियम, दूसरा अपवर्तन का नियम। ठीक है, और प्रतिबिंब कब बनेगा, जब 2 किरणें आपस में टकराती हैं तब जाके हमारा उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब 2 तरह का बनेगा, एक आभासी बनेगा, दूसरा वास्तविक बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलें। ठीक है, ये लो, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, नेचर कैसी होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियल इमेज। जल्दी बताओ, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जल्दी बताइए इसका प्रकृति कैसी होती है। आप एक ही साथ में बताओ कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप जल्दी बताओ, क्योंकि ये मैं पढ़ा रखा हूँ। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जल्दी बताओ, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आप ये बताओ। और साथ ही साथ में ये बताओ आप कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, जल्दी बताओ। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है मेरे लाल, जल्दी बताओ आप। ठीक है, जल्दी करो मुझे, है ना, ड्यूटी भी जानी है। तो ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर, जो होगा हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो। जब भी देखो वास्तविक आएगा, ये याद रखना, जब भी वास्तविक आएगा
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होगा? हमेशा उल्टा होता है। ये होता है ना, जैसे मान लो आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, है ना, किसी पे दिल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, दिल से एकदम। जब ट्रस्ट कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको लगेगा नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी जो इमेजिन है, जो आप कल्पना कर रखते हो ना, वो हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? चीट कोई कर लेता है आपके साथ, है ना, आपके प्यारे से मासूम के दिल के साथ कोई खेल लेता है। क्यों? क्योंकि आपने जो कल्पना किया था, वास्तविक प्रतिबिंब जो कल्पना किया था, वो बिल्कुल सीधा किया था, लेकिन वास्तव में हमेशा क्या हो गया? वो उल्टा हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ये भी पेपर में आ चुका है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना। ठीक है, आपको लगता होगा चेहरे से जो सामने वाला दिख रहा है ना, वो हमेशा बहुत सीधा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो सीधा होता है वो उतना ही खड़ूस होता है, ठीक है, अंदर से मतलब। ठीक है, चलो आगे। तो वर्ण विक्षेपण की बात करें तो जो वर्ण विक्षेपण होता है हमारे पास, वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब हम प्रिज्म से, अरे मेरे लाल प्रिज्म मतलब क्या होता है? प्रिज्म, ये जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो वो असंख्य रंगों में बट जाता है। याद रखना, असंख्य रंगों में बट जाता है। पेपर में आ गया 7 रंग या असंख्य रंग, तो आपका जवाब होगा, सब लोग कहेंगे 7 रंग। जय माता दी। गलत करके चले आओगे, जिंदगी का सत्यानाश कर लोगे, साल भर फिर बैठ के तैयारी करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि असंख्य रंग पे टिक करना है। क्यों? यदि ऑप्शन में 7 रंग असंख्य रंग है तो असंख्य पे टिक करना। क्यों? क्योंकि जब कोई श्वेत किरण प्रिज्म से पास होती है तो असंख्य रंगों में बटती है। लेकिन हमें विजिबिलिटी के कारण, हमारी आंखों की विजिबिलिटी के कारण मात्र हमें 7 रंग ही दिखाई देते हैं। इसीलिए आप कहते हो क्या कि रेनबो का बना हमें 7 कलर ही दिखाई देते हैं, इससे मिलता जुलता कलर। ठीक है, तो याद रखना, इस घटना को क्या कहते हैं? हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई प्रिज्म से कोई प्रकाश जाती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। कितना? 7500 से 8000। याद रखना। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और सबसे ज्यादा अपूर्णांक किसका होता है? वो होता है बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम अपूर्णांक किसका होता है? लाल रंग का। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलें। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा, जल्दी बताओ। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बताओ। इसको यहां कर लूं? ठीक है, अब दिख रहा है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? जल्दी बताइए आप। बिल्कुल सही है। देखो, एक बात तो हमेशा याद रखना कि जब भी वो सीधा बोलेगा, तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनता है और आभासी हमेशा सीधा बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बनता है ना, हमेशा छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब छोटा बनता है। ये बात याद रखना, अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। ये देखो, जब हमारे पास प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एकदम छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं? जब प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र, है ना, कि सी के बीच में रहेगा तो भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे रहेगा तब जाके प्रतिबिंब बराबर बनेगा। पेपर में पूछा जा चुका है रेलवे मध्य प्रदेश में ग्रुप डी में कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है किसी दर्पण में, अवतल दर्पण में, कब वस्तु के बराबर बनेगा? तो जवाब होगा वो कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे खड़ा रहेगा तब, है ना। मैं साइंस का जब कॉन्सेप्ट बूस्टर जैसी वैकेंसी आएगी मैं उसमें कंफर्म बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट वाला ही सेशन लेके आऊंगा। ठीक है ना, इसमें बात हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप ये समझ पाओ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं आता क्वेश्चन कोई बात नहीं, एक बार कम से कम सेशन तो देखो, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये लो, प्रकाश का परावर्तन का नियम, जल्दी बताओ। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? 2 ही नियम था भाई प्रकाश परावर्तन के नियम। किसी को याद है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण बराबर किसके होगा? परावर्तन कोण के। ये दोनों बात आप बिल्कुल से याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा नहीं, बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। सबको क्लियर है पॉइंट? जल्दी बताओ, क्या सबको क्लियर है क्या?
और साथ ही साथ में आप एक चीज़ और छाप दो, है ना। चलो ठीक है, ये बताओ 6 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। और समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, जब समतल दर्पण के द्वारा, जल्दी बताओ, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है। और साथ ही साथ में बताओ कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य का ताप हम किस में नापते हैं, है ना। और ताप के कितने पैमाने थे आप ये भी बताओ, ठीक है, ये भी बताओ। और साथ ही साथ में सूर्य का ताप किस में नापते हैं और सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, ये दोनों बताओ। सूर्य का ताप किस में नापते हैं आप ये भी बताओ। और साथ ही साथ में आप ये बताओ, ठीक है, आप ये बताओ कि सूर्य अस्त एवं सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, क्यों। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये होगा, हमेशा कैसा बनेगा, समतल दर्पण द्वारा प्रदान प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी होता है और सीधा बनता है। एक बात और याद रखना, जब भी कोई प्रतिबिंब आभासी होता है तो हमेशा वो सीधा होता है, लेकिन जब कोई प्रतिबिंब उल्टा होता है तो हमेशा वो वास्तविक होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सूर्य का ताप हम पायरोमीटर से नापते हैं और सूर्य की जो सूर्य में जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन, क्या होती है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसके लिए याद रखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम, याद रखना, हाइड्रोजन, ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये बताओ, छापो आप कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। रेलवे जेई 2018-19 वाले में के बैच में पूछा गया था, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, चलो जल्दी बताओ। ताप की बात करें तो ताप के हमने 4 पैमाने बता रखे हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास र्यूमर है, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है और एक हमारे पास केल्विन है, ठीक है। विजय शंकर काली, आगे चलें, बताइए। वैशाली मैम सही है, आगे चलें। अवतल दर्पण बताओ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, हम सेविंग करने के लिए, ठीक है। मैं नहीं करता भाई, मैं हमेशा जब से हॉस्टल्स में हूँ हमेशा ट्रिमर से बनाता हूँ, है ना, आज तक मैं ब्लेड नहीं यूज किया हूँ। लेकिन याद रखना, दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा यूज होता है, अवतल दर्पण। डॉक्टर कान, एक कान है ना, कान के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण। अरे बोलो हाँ कि ना। और अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब अनंत पे रहेगा तो जो हमारा, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, बिंदु आकार का, वो भी फोकस बनेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। आगे चलते हैं, ठीक है। ये लो, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, जल्दी बताइए। आँख, है ना, आँख, क्या बात है, आँख की मैं आँख बना दूं क्या, ये लो आँख बना देता हूँ, ऐसे होता ना आँखें, ठीक है, ठीक, ये हो गई आपकी आँखें, यहाँ से आप दृष्टि देख रहे हो। लेकिन मेरा सवाल फिर से आपसे है कि पोलराइड, आपने पोलराइड पढ़ा क्या, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये बताओ पोलराइजेशन क्या होता है और ये आंखों को किस प्रकार से बिल्कुल क्या करता है, प्रभावित करता है। और साथ ही साथ में आप बताओ कि मेरी आंखों में मैं सिर्फ पास की वस्तु देख पाता हूँ, दूर की वस्तु नहीं देख पाता, तो हमारी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष है, जल्दी बताओ आप, ठीक है। इसका मतलब क्या कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा हम लेंस यूज करेंगे, ये बताओ। हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है और अच्छी बात है, आज सीख जाओगे। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास आइरिश, प्रतारिका। सर ये क्या है समझ नहीं आ रहा, एक बात सुनो, जैसे आप मेरे पे लाइट ऐसे जलाओ ऐसे, तो क्या मैं आंखें बंद कर लूँगा, इसका मतलब क्या है कि जब आँखों के अंदर प्रकाश उतनी ही मात्रा में जाता है जितना कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को देखने के लिए। अब ज़बरदस्ती आप मेरी आंखों में लाइट जला दोगे तो हमें क्या होगा कि हम नहीं चाहते कि हमारी आंखों में ज़्यादा प्रकाश जाए, लेकिन आप मेरे दोनों ऐसे करके आप लाइट जला दोगे तो क्या होगा, प्रकाश अंदर चला जाएगा। जब प्रकाश अंदर चला जाएगा तो रेटिना के पीछे एक अंध बिंदु होता है, प्रकाश वहाँ पे चला गया तो हमें क्या होगा कि कुछ वक्त के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, चकाचौंध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सूरज की तरफ आप ध्यान से देखो, टकटकी लगा के ऐसे
जब देखोगे तो आपको चकाचौंध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखों का फोकस दूरी इतना नहीं है कि हाई इंटेंसिटी की लाइट आपके प्रकाशों के आंख के अंदर आ सके, है ना। इसलिए आपकी क्या है, इस मात्रा को सामंजस्य करने, एडजस्ट करने के लिए, है ना, एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइरिस, इसमें जो भगवान ने बना रखा है आइरिस, ये यही काम करता है, कितना प्रकाश जाना चाहिए कितना नहीं, ये आइरिस का काम होता है, ठीक है। साथ ही साथ में याद रखना दूना, एक ट्रिक हमारे क्या बताया था, दूना, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, यही था बिल्कुल। चलो बिल्कुल सही। देखो क्लास बहुत आसान चल रहा है इसमें सवाल, है ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से ही पढ़ लेंगे धीरे धीरे, बहुत कुछ पढ़ना है अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी ज्योग्राफी जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो बताओ आगे। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है, ठीक है, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन किसकी वजह से ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और साथ ही साथ में चलो कुछ और बता दूं क्या, अच्छा एक चीज़ पूछता हूँ ना, तुम लोग पढ़ते हो कि सच में नहीं पढ़ते हो, चलो बताओ, ये गोलाकार है ना, ये बताओ आप गोलाकार का, ये बताओ कि इसका पेरीमीटर कितना होता है, परिधि कितना होता है, इसका एरिया कितना होता है, ठीक है, जल्दी बताओ, है ना। घन आ गया, तब इससे मैं क्या बताऊं, घन है तो तुम बता दो जरा, घन का आयतन कितना होता है ना, इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका विकर्ण कितना होता है, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ध्यान दो, अरे मैथ भी कम से कम पढ़ना है भैया, मैथ भी पढ़ना है, मैथ बिल्कुल रीजनिंग की तरह है, बिल्कुल मैथ रीजनिंग में 50 में आउट ऑफ 50 लगाना है मेरे लाल। देखो जो सर्किल हो गया, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है, याद है क्या, इसका एरिया निकाल लो, πr², यही तो होता है। वॉल्यूम की बात करें घन का, तो ये होता है हमारे पास a का क्यूब, है ना। इसका जो सरफेस एरिया बताएं तो 6a², ये होता है। विकर्ण कितना होता है, a√3, ठीक है, पता है कि नहीं, ठीक पता होगा। चलो ये 10 नंबर का क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा है। अरे बहुत प्यारा सवाल आ गया है, तो जल्दी बताओ। दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा है, आकार में वस्तु में बराबर है, यार ये बताओ, जल्दी बताओ आप, कि दर्पण में ऐसा कौन दर्पण आ गया जो प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बने, वस्तु के बराबर बने। तो अवतल में होता है कि नहीं, अवतल में क्या होता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, तो अवतल तो होगा ही नहीं। उत्तल में हमेशा 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 क्या होगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। समतल में सीधा बनेगा लेकिन वस्तु के बराबर नहीं बनेगा। आप जो अपने घर में जो आईना रखे हो अपने रूम पे, उसमें जरा देखो, क्या जितना बड़ा आपका मुंह है उतना ही बड़ा उसमें भी दिखाई देता है क्या, कुछ तो छोटा होगा, है, बताओ जल्दी बताओ, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर एक चीज रहता है कि उतना ही दर्पण के पीछे तो हमारे पास समतल होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये गलती से मत लगाना है ये सब। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट का बिल्कुल आसान है, हम लोगों ने डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में ये बताओ कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आया था, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब मैंने मुंबई गए थे पेपर देने तब। जल्दी बताओ, इसका फार्मूला आया था पेपर में, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा 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 बताओ सीधा होता है, और जो सीधा होता है, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो केवल हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, और जो उल्टा होता है हमेशा वास्तविक होता है, ये बात आप याद रखना। तो इसका जो सूत्र है आप याद रखना, समतल दर्पण की बात करें तो n बराबर क्या होता था, 360/θ-1, है ना। जैसे कह दो कि कोई दर्पण है यदि वो 60 अंश पे झुका हुआ है समतल दर्पण, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, कितने फोटो बनेंगे, इमेज कितना होगा, छाया कितना होगा, तो आप रखोगे यहाँ पे कितना रखोगे, 360/60 - 1, 0 6 36, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 प्रतिबिंब बनेंगे,
किसी भी दर्पण को आप टिल्ट कर दो, आप एंगल में टिल्ट कर दो 60 डिग्री पे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई? उसमें कितने बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे इस फार्मूले से। कहोगे सर यदि हम यहाँ पे 65 ले लेंगे तब? मैं लाल कोई सम संख्या ले लेना, ठीक है ना। अब कहोगे सर यदि मान लो थीटा हमारा ये जो इसका जो भाग है यदि 5.1 आ रहा है तब क्या मानेंगे? तो केवल 5 मान लेना। हमारे में तो 6 आ गया तो हमने 6 माइनस 1 5 कर दिया। आप में यदि 4.3 आ गया, 7 आ गया या फिर कुछ विषम संख्या आता है या फिर पॉइंट में आता है तो उसको कंप्लीट वर्ड मान लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? जल्दी बताइए। तो बहुत प्यारा सवाल हो गया यार, प्यारा क्या, बहुत मासूम हो गया। इसको तो सब बता देंगे, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास भाई जल भी लेंस के लिए प्रयुक्त। भाई जल भी तो एक लेंस की तरह होता है, बोलो कैसे? क्या जल में अपना चेहरा कितने, बताओ बचपन में कितने लोग पानी में देख के बाल झाड़े हैं? बताओ, हम तो झाड़े हैं भाई, बताओ कितने लोग? प्लास्टिक लेंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है? अरे जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं क्या होते हैं, जल्दी बताओ आप। लेकिन ये सब हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, 7 जन्म भी जाएगा तो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होती है? बताओ जल्दी बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता। और एक ही साथ साथ बता दो कि अवतल लेंस की क्षमता किसकी होती है, और क्षमता का सूत्र क्या होता है? क्षमता का सूत्र क्या होता है ये भी बता दो जल्दी से, ठीक है। क्षमता का सूत्र क्या होता है जल्दी बता दो। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। अवतल की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्षमता का सूत्र क्या होता है? क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/F, है ना। P बराबर 1/F, ये भी बात आप याद रखना। और एक बात और याद रखना कि दो लेंसों को जब हम आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होती है? P बराबर क्या होता है? P बराबर P1 प्लस की, मैं अच्छे से लिख दूँ, संयुक्त फोकस क्या होगा? जैसे मान लो हमने एक उत्तल लगाया, एक अवतल लगाया, है ना। एक उत्तल, जब आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, दूरदर्शी पढ़ेंगे तो वहाँ पे उत्तल अवतल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी? P बराबर P1 प्लस P2। और संयुक्त फोकस क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/F1 प्लस के 1/F2। ये दोनों सूत्र भी आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या हुआ, सही चल रहा है ना सब प्रॉपर? क्यों राकेश जी, विदित जी और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब जल्दी बताओ। लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं? जल्दी बताओ आप, लेंस की क्षमता हम किसमें नापते हैं, है ना। लेंस की क्षमता हम किसमें नापते हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है। किसमें नापते हैं हम? डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है। ये बताओ आप, पास्कल किसका यूनिट है? जल्दी बताओ, पास्कल किसका यूनिट है? और अर्ग किसका यूनिट है? ये भी बताओ आप जल्दी से। जूल किसका यूनिट है? ये भी बताओ जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड। तो पास्कल किसका है? दाब का। अर्ग किसका है? कार्य का। जूल किसका है? एक कार्य का सीजीएस है, जैसे डाइन पढ़े ना, डाइन कार्य का सीजीएस मात्रक है। जूल किसका है? कार्य का, उष्मा का, है ना। न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी बताओ, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी बताएं आप सब, सभी लोग। आप ये बताओ कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी बताओ, ठीक है। और साथ ही साथ में बताओ कि क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताओ, क्योंकि एक पेपर में तो एक प्रश्न तो हमेशा आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए, हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि सीजीएल 2015 के आंसर की में इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। चलो कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। क्रांतिक कोण कितना होता है? क्रांतिक कोण यदि 90 डिग्री पे कोई किरण यदि हमारे पास मुड़ रही है तो क्या होता है? वो क्रांतिक कोण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृचिका का बनना, ठीक है, क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक।
द डेप्थ ऑफ बकेट फील्ड विथ वाटर अपीयर्स स्मॉल, इट हैज रीजन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण तो बताओ, बताइए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, बताओ इसका आंसर बताओ। अपवर्तन है यार, सिंपल सी बात है। पानी से भरी बाल्टी में मतलब इसका मतलब कि हमारी आँख से, आँख जो किरणें कहाँ जा रही हैं, पहले तो हवा में जा रही हैं, हवा से किस में जा रही हैं, वाटर में जा रही हैं, पानी में जा रही हैं। तो माध्यम कितने हुए, दो। जब माध्यम दो होते हैं तो वहाँ पे परावर्तन नहीं लगता, वहाँ पे अपवर्तन लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जब माध्यम एक ही होता है तो वहाँ पे क्या होता है, परावर्तन लगता है। आई होप क्लियर हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, ठीक है। और जब आप सड़क पे जाते हो तो लगता नहीं कि सामने पानी है, लेकिन जाते हो तो पानी वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। बाल्टी में पानी भर के जब आप बाल्टी में आप पानी भर के जब आप गोल गोल घुमाओगे तो जब बाल्टी यहाँ पे आ जाएगा तो भी बाल्टी का पानी नहीं गिरता। आप बताओ क्यों, जल्दी बताओ। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है, आ गया पेपर में, इसलिए मैं आया हूँ, गुस्सा मत होना मेरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो ग्रुप डी। सुनो, जब भी पानी फिर भी देखोगे तो आप आँख ही से देखोगे ना, तो आग से गया एयर में, एयर से गया पानी में, मतलब वाटर में, माध्यम हो गए दो, याद रखना। हवा क्या है, हवा विरल माध्यम है, और क्या होता है, पानी सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जैसे हमने कहा ये पानी है और कहा कि चिंटू आज सब्जी नहीं है, तुम जाओ मछली मार के लाओ। क्या हुआ, मछली मार के लाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। मैं मछली नहीं बना पा रहा हूँ क्या, मान लो ये मछली है मेरी, ठीक है, मेरी मछली है, अब हंसना मत, मेरी मछली है। हमने कहा चिंटू जाओ तुम तुरंत मछली मार के लाओ और तुम ही खाना, क्योंकि हम तो कुछ खाते नहीं है, तो मछली हम खाते नहीं यार, ठीक है। तो जाओ, चिंटू जाएगा तो बताओ इसकी आँख यहाँ मारेगा कि यहाँ मारेगा, और मारने समय कौन सा नियम यूज करेगा ये जरा बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है, एग्जाम्पल जानते हो। अब परावर्तन के दो नियम हैं, जानते हो आप, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलो जल्दी बताओ। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, जल्दी बताओ। देखो दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का मतलब हमेशा होता है कि दर्पण का एक भाग खुला होगा। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल, और एक भाग हमेशा क्या होता है, पेंट किया गया होता है। एक भाग आप आपके घर में जो शीशा होगा ना, शीशा को जाके फोड़ के देख लेना, पीछे काला या फिर रेड आयरन ऑक्साइड का पेंट किया गया होगा, उसे हम दर्पण कहते हैं। मतलब कि इसकी सतह को हम परावर्तक बनाते हैं, मतलब इधर से प्रकाश आएगा फिर वापस चला जाएगा, तभी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का नियम लगाएंगे। तो जो दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है मेरे लाल, तो वहाँ पे परावर्तन का यूज होता है। लेकिन जब लेंस में लेंस क्या होता है, लेंस हमारे पास इस तरह से होता है, लेंस में इस तरफ से इस तरफ देखोगे चला जाएगा, है ना। आप हमारी आंखें क्या है, लेंस हैं, आपका मोबाइल कैमरा क्या है, लेंस है, दर्पण नहीं है। दर्पण होता तो सिर्फ उसका परावर्तक सतह सिर्फ एक तरफ होता। यदि परावर्तक सतह दोनों तरफ है तो क्या है, हमारे पास एक दर्पण है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, किसको भाई बताओ जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास द्वारक, क्या होगा हमारे पास, द्वारक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट। तो दर्पण को दर्पण हम तब ही कहेंगे जब उसका एक साइड क्या होगा, कलई किया हो गया होगा, पेंट किया हो गया। यदि कलई नहीं किया गया है तो या तो कांच की पट्टी है या फिर वो लेंस हो सकता है, ठीक है। और लेंस इतना जल्दी आपको फेंका हुआ मिलेगा नहीं। और याद ये बात और याद रखना, आप जिस आईने से अपना चेहरा देखते हो ना, उस आईने के पीछे का वो पेंट स्क्रैच करके ख़त्म कर देना, फिर अपने आप को देखना क्या उसमें दिखाई देता है, जल्दी बताना कमेंट में, है ना। आईना खराब हो जाएगा तो हमको मत कुछ कहना, सर आप ही ने कहा था। ये देखो क्वेश्चन की आन बान शान, है ना। ये किस में आया था तुम्हें बताऊं क्या, किस में आया था, ये सुनो। ये आया था पहली बात तो DMRC में, दिल्ली मेट्रो रेल, ये DMRC JEE में आया था सवाल, ठीक है। अब SSC का है तो इसलिए SSC बुक से है। लेकिन जहाँ जहाँ मेरा 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट नंबर से हटा है ना क्वेश्चन में, मैं आके सबसे पहले यही करता हूँ,
पहले देखता हूँ कहाँ गलती हो गई, फिर कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं ओपी बेटा, अगला एग्जाम आएगा। ठीक है, आप भी करना। आगे चलें। तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या, जल्दी बताओ। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, याद रखना हमेशा 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 ये अवतल दर्पण। और हाँ, ये जो सोलर कुकर है ना, मेरा पॉलिटेक्निक का जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था तो मेरा प्रोजेक्ट भी था। ठीक है, आप ये बात याद रखना। सोलर कुकर से एग्जामिनर आता था ना, उसमें जब तक खाना पानी गर्म ना हो जाए तब तक वो नंबर नहीं देता था। ठीक है, तो ऐसी थी कुछ कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और आभासी सीधा छोटा है। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा तो छोटा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। ये लो, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यार आज का जो सवाल है बहुत चिरकुट है। ठीक है, एक भी सवाल मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आया है तो कराना पड़ेगा। पेट में आ गया, यूपीटी+सी पेट 2021, क्या बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, इसका ये अवतल दर्पण। आप सबको करेक्ट होगा, इसका पता होगा आंसर। ठीक है, यदि कहता कि वाहनों के पीछे, ट्रकों के पीछे साइड मिरर को कौन लगाता है, तो उसका होता है आंसर अवतल। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य। एक स्वस्थ मनुष्य की जो दूर बिंदु होती है, जैसे मान लो हम स्वस्थ हैं, कहाँ तक देखेंगे, सब आप अनंत तक देखोगे। सबसे कम कहाँ तक देख पाएंगे, अब ये नहीं क्या ऐसे कर ले, नहीं, कहाँ तक देख पाएंगे, वो देख पाएंगे हम 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर कम ही के नीचे देख पा रहे हैं तो भी गड़बड़ है, नहीं देख पा रहे हैं यहाँ तक तो भी गड़बड़ है। ठीक है, ठीक, आगे चलें। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यार फिर से मजाक हो गया, मतलब मुझे लगता है ना कि चलो ठीक है, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, ये कितना आसान सवाल आ गया। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं मेरे लाल, क्या होगा इसका आंसर, उत्तल दर्पण। आई होप आपका आज का क्वेश्चन बहुत आसान रहा, बहुत सरल रहा। तो कैसा लगा आपको सेशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा सुनो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और आज में जितने लोग भी जुड़े हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। आज ठीक है, आज का क्वेश्चन आसान रहा, कल और भी टफ क्वेश्चन डालेंगे, है ना। अपने से क्रिएट करेंगे क्वेश्चन तो टफ हो जाएगा, इसलिए पिछले साल का पेपर लगा रहे हैं, इसलिए वो आसान है। और सुनोगे सर इतना आसान मेरे में आएगा क्या, जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ करंट अफेयर सब दिमाग में भरोगे ना, पेपर में बैठोगे तो यही सवाल गलती करके आओगे। तो ये मत कहना सर हाँ मुझे तो आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मेरी गाड़ी भी आ गई, मुझे ड्यूटी जाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।